आज की इस गहन चर्चा का विषय है क्रिप्टो करेंसी। लेकिन हम कीमतों और अटकलों से दूर हटकर एक बहुत ही जमीनी सवाल पर ध्यान देंगे। क्या क्रिप्टो कभी हमारे यूपीआई जितना आसान, तेज और भरोसेमंद हो सकता है? हम्म। सोचिए, गांधीनगर में एक पान की दुकान पर क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट हो रही है, लेकिन बिना किसी बैंक या पेमेंट कंपनी के। तो आज हमारे स्रोतों के आधार पर हम इसी सफर पर निकलेंगे, ये समझने के लिए कि इस भविष्य को हकीकत बनाने के लिए तकनीक की किन परतों को खोलना होगा। बिल्कुल। और ये सवाल बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, ये पैसे और भरोसे को लेकर हमारी पूरी सोच को बदलने के बारे में है। अच्छा। हाँ, हम एक ऐसी दुनिया से आ रहे हैं जहां बैंक, सरकारें, ये सब हमारे वित्तीय लेन-देन की गारंटी देती हैं। ये एक सेंट्रलाइज्ड यानी केंद्रीकृत व्यवस्था है। क्रिप्टो एक डिसेंट्रलाइज्ड यानी विकेंद्रीकृत व्यवस्था का वादा करता है, जहां भरोसा किसी संस्था में नहीं बल्कि गणित और कोड में होता है। और ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो आज का हमारा मिशन यही है। हम इस तकनीक की नींव को समझेंगे, इसके सुरक्षा कवच में छिपी दरारों को देखेंगे और ये पता लगाएंगे कि क्या वो पान वाले का सपना वाकई सच हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पान वाले को भुगतान करने के लिए एक सिस्टम की जरूरत है, लेकिन अगर कोई बैंक नहीं है तो कौन हिसाब रखेगा कि किसके पास कितने पैसे हैं? कोई किसी को धोखा देने से कैसे रोकेगा? मुझे लगता है यहीं पर ब्लॉकचेन की एंट्री होती है। बिल्कुल सही पकड़ा। ब्लॉकचेन को आप एक जादुई डिजिटल बही खाते की तरह सोच सकते हैं। जादुई? जादुई इसलिए क्योंकि इसकी एक कॉपी नेटवर्क में मौजूद हजारों कंप्यूटरों पर होती है और ये सभी कॉपियां एक दूसरे से लगातार बात करती रहती हैं ताकि सब एक जैसी रहे। अच्छा। जब भी कोई लेन देन होता है तो उसे एक ब्लॉक में दर्ज किया जाता है और इस बही खाते में जोड़ दिया जाता है, और हर नया ब्लॉक क्रिप्टोग्राफी के जरिए अपने पिछले ब्लॉक से मजबूती से जुड़ा होता है, जिससे एक चेन बनती है। जिसे तोड़ना या बदलना लगभग नामुमकिन है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो ये एक सार्वजनिक बही खाता है जिसकी कॉपी सबके पास है। लेकिन यहाँ एक समस्या है। अगर हजारों लोग इस बही खाते को देख रहे हैं तो वो इस बात पर सहमत कैसे होते हैं कि कौन सा लेन देन सही है और कौन सा गलत? ये तो बड़ी गड़बड़ी पैदा कर सकता है। ये एक बेहतरीन सवाल है और यही क्रिप्टो की दुनिया का सबसे बड़ा इनोवेशन है। इसका जवाब है कंसेंसस मैकेनिज्म, यानी सर्वसम्मति तंत्र। कंसेंसस मैकेनिज्म। हाँ, और ये सिर्फ तकनीकी तरीके नहीं है। ये सुरक्षा के दो अलग-अलग दर्शन हैं, दो फिलॉसफी हैं। पहला है प्रूफ ऑफ वर्क, जिसे बिटकॉइन इस्तेमाल करता है। हाँ, इसका नाम मैंने सुना है, और साथ ही ये भी कि ये बहुत ज्यादा बिजली खाता है। हाँ, और इसकी वजह इसके दर्शन में है। प्रूफ ऑफ वर्क कहता है कि भरोसा महंगा होना चाहिए। महंगा होना चाहिए। हाँ, नेटवर्क को सुरक्षित रखने के लिए माइनर्स को अपनी कंप्यूटिंग पावर और बिजली खर्च करके एक बेहद मुश्किल गणितीय पहेली को हल करना होता है। जो सबसे पहले इसे हल करता है, उसे अगला ब्लॉक जोड़ने का अधिकार मिलता है। अच्छा। ये प्रक्रिया इतनी खर्चीली और मुश्किल है कि किसी के लिए भी धोखाधड़ी करना फायदे का सौदा नहीं रहता। ये सुरक्षा एक तरह से भौतिकी के नियमों से बंधी है। आप ऊर्जा को धोखा नहीं दे सकते। एक मिनट रुकिए। बहुत अधिक से आपका क्या मतलब है? मैंने सुना है कि ये कुछ देशों से भी ज्यादा बिजली इस्तेमाल करता है। क्या ये सुरक्षा इस पर्यावरणीय लागत के लायक है? ये एक बहुत ही जायज बहस है। बिटकॉइन के समर्थक कहते हैं कि पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम और सोना खनन भी बहुत ऊर्जा खर्च करते हैं और बिटकॉइन की सुरक्षा के लिए ये कीमत जरूरी है। लेकिन इसी चिंता ने दूसरे दर्शन को जन्म दिया, और वो है? प्रूफ ऑफ स्टेक, जिसे अब इथीरियम इस्तेमाल करता है। प्रूफ ऑफ स्टेक कहता है कि भरोसा दांव पर लगा होना चाहिए। दांव पर? मतलब? यहां आपको पहेलियां हल करने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय वैलिडेटर्स नेटवर्क में अपनी ही क्रिप्टो करेंसी को जमानत के तौर पर दांव पर लगाते हैं या स्टेक करते हैं। अगर वे ईमानदारी से काम करते हैं तो उन्हें इनाम मिलता है। अगर वो धोखा देने की कोशिश करते हैं तो वे अपनी जमानत खो देते हैं। बिल्कुल। तो एक तरफ मेहनत करके भरोसा कमाना है और दूसरी तरफ अपनी पूंजी दांव पर लगाकर। और मुझे लगता है पीओएस में ऊर्जा की खपत बहुत कम होगी। बहुत ही कम, 99% से भी ज्यादा कम। वाह। तो हमारे पास एक भरोसेमंद सिस्टम है। अब सवाल यह है कि हमारा ग्राहक और पान वाला इसे इस्तेमाल कैसे करेंगे। इसके लिए उन्हें एक वॉलेट चाहिए। और यहीं पर बात थोड़ी डरावनी हो जाती है ना? मैंने सुना है कि यहाँ कोई फॉरगॉट पासवर्ड का बटन नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं होता।
और यहीं पर इस तकनीक की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी दोनों छिपी हैं। कैसे? देखिए, दो तरह के वॉलेट होते हैं। हॉट वॉलेट, जो आपके फोन ऐप की तरह इंटरनेट से जुड़े होते हैं, रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए आसान है। और दूसरे हैं कोल्ड वॉलेट, जो एक पेन ड्राइव जैसे हार्डवेयर डिवाइस होते हैं और ऑफलाइन रहते हैं। जिससे वे सुपर सुरक्षित होते हैं। हाँ, एकदम। लेकिन इन दोनों में जो सबसे जरूरी चीज है वो है प्राइवेट की और सीड फ्रेज। हाँ, ये क्या भला है? साफ साफ कहूं तो यही सब कुछ है। ये आपकी डिजिटल तिजोरी की चाबी है। 12 या 24 शब्दों का एक सीड फ्रेज जिससे आपकी प्राइवेट की बनती है। अगर ये शब्द आपके पास हैं तो दुनिया में कहीं भी किसी भी डिवाइस पर आप अपने पैसे वापस पा सकते हैं। लेकिन अगर ये खो गए? तो समझिए आपके पैसे भी हमेशा के लिए चले गए। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी लगती है। हम अपने बैंक पासवर्ड भूल जाते हैं और उन्हें रीसेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ एक गलती का मतलब है कि सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो गया। ये आम लोगों को अपनाने से रोकेगा नहीं? ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी चुनौती है। मुझे याद है जब मैंने पहली बार अपना कोल्ड वॉलेट सेट किया था। मैंने अपना सीड फ्रेज कागज पर लिखकर 3 अलग-अलग सुरक्षित जगहों पर छिपाया था। जासूसी फिल्म की तरह। हाँ, उस पल मुझे लगा कि मैं किसी जासूसी फिल्म का किरदार हूं। लेकिन ये आपको एहसास दिलाता है कि आप वाकई अपने खुद के बैंक हैं। पूरी शक्ति और पूरी जिम्मेदारी आपकी है। हम्म। और भविष्य में शायद ऐसी तकनीकें आएं जो इसे आसान बनाएं। लेकिन फिलहाल ये एक हकीकत है। ठीक है, तो हमारे पास एक बही खाता है जो कई लोगों में बटा हुआ है और जिस पर सब सहमत हैं और उपयोगकर्ताओं के पास अपनी चाबियां हैं। लेकिन वो क्या चीज़ है जो इस चेन को इतना मजबूत बनाती है कि कोई उसे तोड़ ना सके? मुझे लगता है कि यहीं पर क्रिप्टो करेंसी का क्रिप्टो वाला हिस्सा आता है ना? बिल्कुल। ये क्रिप्टोग्राफिक हैशिंग के जरिए होता है। बिटकॉइन SHA-256 नाम का एक फंक्शन इस्तेमाल करता है। SHA-256। हाँ, इसे ऐसे समझिए कि ये एक डिजिटल फिंगरप्रिंट बनाने वाली मशीन है। आप इसमें कोई भी डेटा डालिए, एक अक्षर, एक किताब या पूरी फिल्म, ये हमेशा आपको एक ही साइज का एक अनोखा कोड देगी, जिसे हैश कहते हैं। आप विश्वसनीय। और इसकी खासियत क्या है? इसकी दो खासियतें इसे जादू जैसा बना देती हैं। पहली है एवलांच इफेक्ट। एवलांच इफेक्ट। हाँ, अगर आपने इनपुट डेटा में जरा सा भी बदलाव किया, मान लीजिए सिर्फ एक कॉमा हटा दिया, तो आउटपुट हैश पूरी तरह से बदल जाएगा। उनमें दूर दूर तक कोई समानता नहीं दिखेगी। अच्छा। और दूसरी खासियत है अपरिवर्तनीयता। मतलब आप उस डिजिटल फिंगरप्रिंट यानी हैश को देखकर ये कभी नहीं बता सकते कि मूल डेटा क्या था। ये एक तरफा रास्ता है। तो जब माइनर्स उस गणितीय पहेली को हल कर रहे होते हैं, तो क्या वे इसी डिजिटल फिंगरप्रिंट को खोजने की कोशिश कर रहे हैं? एकदम सही। वे हर ब्लॉक के डेटा में नॉन्स नाम का एक छोटा सा नंबर बार बार बदल रहे हैं। इसे एक लॉटरी टिकट का नंबर समझिए, जिसे वे सेकंड में करोड़ों बार बदल रहे हैं। इस उम्मीद में कि सही कॉम्बिनेशन मिल जाए। हाँ, और जो हैश बने वो नेटवर्क द्वारा निर्धारित एक खास लक्ष्य से कम हो। जो पहले ये गोल्डन टिकट खोज लेता है वो जीत जाता है। यही मेहनत उस ब्लॉक को हमेशा के लिए सील कर देती है। लेकिन क्या होगा अगर कोई बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाए? मैंने 51% हमले के बारे में सुना है। ये सुनने में किसी फिल्म के विलन की योजना जैसा लगता है। हाँ, ये है भी कुछ वैसा ही। 51% हमला तब होता है जब कोई एक व्यक्ति या समूह नेटवर्क की 50% से ज्यादा कंप्यूटिंग पावर यानी हैश रेट पर नियंत्रण कर लेता है। और वो एक तरह से उस सार्वजनिक बही खाते के सिस्टम पर कब्जा कर लेते हैं। हाँ, एक शत्रुतापूर्ण कब्जा। और अगर वे ऐसा कर लेते हैं तो वे क्या कर सकते हैं? क्या वे मेरे वॉलेट से पैसे चुरा सकते हैं? नहीं, वो आपकी प्राइवेट की के बिना आपके वॉलेट से सीधे पैसे नहीं चुरा सकते, लेकिन वो कुछ और खतरनाक काम कर सकते हैं। सबसे बड़ा खतरा है डबल स्पेंडिंग का। डबल स्पेंडिंग। मतलब एक ही डिजिटल सिक्के को 2 बार खर्च करना। सोचिए कि आपने पान वाले को 100 रुपए का डिजिटल नोट दिया और भुगतान ब्लॉकचेन पर दर्ज हो गया। ठीक है। लेकिन क्योंकि अब आपका नेटवर्क पर नियंत्रण है, आप गुप्त रूप से एक और चेन बनाते हैं जिसमें आपने वो भुगतान कभी किया ही नहीं, और उसी 100 रुपए के नोट को कहीं और खर्च कर देते हैं। ओहो। फिर आप अपनी लंबी और ज्यादा शक्तिशाली चेन को नेटवर्क पर प्रकाशित कर देते हैं, हाँ। और सिस्टम उसे ही असली मान लेता है। पान वाले का भुगतान गायब हो जाता है। ये तो बहुत बड़ा धोखा है। क्या बिटकॉइन पर ऐसा हो सकता है? आज की तारीख में बिटकॉइन के नेटवर्क पर ऐसा करना लगभग असंभव है। ये इतना बड़ा और विकेंद्रीकृत है कि 51% पावर हासिल करने के लिए अरबों डॉलर के उपकरण और एक छोटे देश जितनी बिजली की जरूरत होगी। मतलब आर्थिक रूप से ये संभव नहीं है। बिल्कुल भी नहीं।
लेकिन हाँ, अतीत में बिटकॉइन गोल्ड और वाटरकॉइन जैसी छोटी क्रिप्टो करेंसी पर ऐसे हमले हो चुके हैं। तो मौजूदा सिस्टम काफी हद तक सुरक्षित है, जैसे किसी फिल्म का बैंक वॉल्ट। लेकिन मैंने सुना है कि भविष्य में एक ऐसी चाबी बन रही है जो हर ताला खोल सकती है, क्वांटम कंप्यूटिंग। हमारे पान वाले के यूपीआई जैसे सिस्टम के लिए इसका क्या मतलब है? अब हम भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती पर आ गए हैं। ये खतरा आज का नहीं है, पर ये इतना बड़ा है कि लोग अभी से इसकी तैयारी कर रहे हैं। क्वांटम कंप्यूटर दो तरह से मौजूदा क्रिप्टोग्राफी को तोड़ सकते हैं। और वो दो तरीके क्या हैं? पहला और सबसे सीधा खतरा है शोर का एल्गोरिथम या शोर्स एल्गोरिथम। शोर का एल्गोरिदम। इसे आप एक मास्टर की तरह समझिए। ये उन गणितीय समस्याओं को चुटकियों में हल कर सकता है जिन पे आज की डिजिटल सिग्नेचर तकनीक टिकी है। इसका मतलब है कि ये आपके पब्लिक की, जो सबको पता होती है, से आपकी प्राइवेट की, जो सिर्फ मुझे पता होनी चाहिए। हाँ, उसका पता लगा सकता है। ये सीधे सीधे चोरी का रास्ता खोल देता है। बाप रे, ये तो सब कुछ खत्म कर देगा। और दूसरा खतरा, दूसरा है ग्रूवर का एल्गोरिदम। ये मास्टर की नीम है, लेकिन ये दुनिया का सबसे तेज ताला तोड़ने वाला है। ये हैशिंग की प्रक्रिया को बहुत तेज कर देता है। अच्छा। ये माइनर्स के काम को इतना आसान बना देगा कि नेटवर्क की सुरक्षा बहुत कम हो जाएगी। ये चोरी नहीं करता, लेकिन ये पूरे सिस्टम को अस्थिर कर देता है। तो हमें अभी से चिंता करनी चाहिए। चिंता से ज्यादा तैयारी की जरूरत है। अनुमान है कि ऐसे शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटर्स 5 से 40 साल में बन सकते हैं। लेकिन खतरा आज भी है। वो कैसे? इसे हार्वेस्ट नाउ डिक्रिप्ट लेटर हमला कहते हैं। यानी हैकर्स आज आपके एन्क्रिप्टेड डेटा को चुराकर जमा कर सकते हैं और भविष्य में जब उनके पास क्वांटम कंप्यूटर होगा तब वो उसे डिक्रिप्ट कर लेंगे। तो इसका समाधान क्या है? क्या हम क्वांटम प्रूफ ताले बना सकते हैं? बिल्कुल, और इसी पर दुनिया भर के क्रिप्टोग्राफर काम कर रहे हैं। इसका जवाब है पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी या PQC। PQC। हाँ, ये नए तरह के एल्गोरिदम हैं जो ऐसी गणितीय समस्याओं पर आधारित हैं जिन्हें क्वांटम कंप्यूटर भी आसानी से हल नहीं कर सकते, जैसे लैटिस आधारित और हैश आधारित क्रिप्टोग्राफी। तो ये बस एक सॉफ्टवेयर अपडेट जैसा है। काश ये इतना आसान होता। इन नए एल्गोरिदम के साथ अपनी चुनौतियां हैं। इनके द्वारा बनाई गई कीज और सिग्नेचर का आकार मौजूदा तरीकों से कहीं ज्यादा बड़ा होता है अच्छा। और इन्हें चलाने के लिए ज्यादा प्रोसेसिंग पावर भी चाहिए। इन्हें मौजूदा ब्लॉकचेन सिस्टम में फिट करना एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती है, लेकिन इस पर काम जोरों पर है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमने क्वांटम समस्या को हल कर लिया। अब हम वापस अपने पान वाले के पास आते हैं। सुरक्षा तो हो गई, लेकिन उपयोग में आसानी का क्या? लंबे अजीब करीब वॉलेट पत्ते, कीमतों में भारी उतार चढ़ाव, ये सब रोजमर्रा के भुगतान के लिए काम नहीं करेंगे। और यहीं पर हम उस UPI जैसे अनुभव को बनाने वाले हिस्सों को जोड़ना शुरू करते हैं। इस दृष्टिकोण के पीछे 4 मुख्य स्तंभ हैं जो UPI की सफलता से प्रेरित हैं। बताइए, मैं सुनने के लिए उत्सुक हूँ। पहला है मानव पठनीय पते, ह्यूमन रीडेबल एड्रेस। किसी को भी 0x742D जैसा लंबा पता याद नहीं रहेगा। बिल्कुल नहीं। इसकी जगह अगर पता पानवाला.गांधीनगर.eth जैसा सरल हो तो गलतियों की संभावना खत्म हो जाती है। सही बात है। दूसरा और सबसे जरूरी है स्टेबल कॉइन्स का इस्तेमाल। ये डिजिटल टोकन होते हैं जिनका मूल्य रुपए या डॉलर जैसी असली मुद्रा से जुड़ा होता है। एक डिजिटल रुपया हमेशा 1 रुपये के बराबर रहेगा। इससे कीमतों के उतार चढ़ाव का डर खत्म हो जाता है। एकदम, ये तो बहुत बड़ी समस्या हल कर देगा। लेकिन लेन देन की गति और लागत का क्या? बिटकॉइन का लेन देन तो बहुत धीमा और महंगा हो सकता है। हाँ, ये भी एक मुद्दा है। उसके लिए तीसरा स्तंभ है लेयर 2 नेटवर्क। इन्हें आप ब्लॉकचेन के ऊपर बने एक्सप्रेस हाईवे की तरह समझ सकते हैं, जैसे बिटकॉइन के लिए लाइटनिंग नेटवर्क। ये मुख्य ब्लॉकचेन पर बोझ डाले बिना लाखों लेन देन को लगभग तुरंत और न के बराबर शुल्क पर प्रोसेस कर सकते हैं। और चौथा और आखिरी स्तंभ है ऑटो कन्वर्जन। स्वतः रूपांतरण। हाँ, यानी पान वाले को ये सोचने की जरूरत नहीं है कि उसे डिजिटल रुपए मिले हैं या असली। सिस्टम अपने आप उन स्टेबल कॉइन्स को उसके बैंक खाते में असली रुपए में बदल सकता है। तो चलिए इन चारों हिस्सों को जोड़कर देखते हैं। गांधीनगर में वो पान वाला है, मैं भुगतान करना चाहती हूँ, क्या होगा? आप अपना क्रिप्टो वॉलेट ऐप खोलेंगे, पान वाले के QR कोड को स्कैन करेंगे जो उसके सरल पते panwala.gandhinagar.eth से जुड़ा है। आप 50 रुपए टाइप करेंगे। आपका वॉलेट भारतीय रुपए से जुड़े 50 स्टेबल कॉइन एक लेयर 2 नेटवर्क पर भेजेगा। और फिर? बस हो गया। कुछ ही सेकंड में बिना किसी शुल्क के पान वाले के वॉलेट में 50 डिजिटल रुपए आ जाएंगे। उसे एक नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक वैसे ही जैसे UPI से मिलता है। बिल्कुल यूपीआई जैसा। हाँ,
अब उसकी मर्जी है, वो उन डिजिटल रुपयों को अपने वॉलेट में रख सकता है या फिर ऑटो कन्वर्जन सुविधा के जरिए वे तुरंत उसके बैंक खाते में 50 असली रुपए बनकर जमा हो जाएंगे। ये पूरी प्रक्रिया बाहर से बिल्कुल यूपीआई जैसी लगती है, लेकिन इसके पीछे ब्लॉकचेन की वैश्विक, पारदर्शी और किसी के द्वारा नियंत्रित न की जाने वाली तकनीक काम कर रही है। बिल्कुल। तो आज हमने एक साधारण से लगने वाले सवाल से शुरुआत की और ब्लॉकचेन के दर्शन, क्रिप्टोग्राफिक सुरक्षा की गहराइयों, क्वांटम कंप्यूटिंग के भविष्य के खतरों और अंत में एक व्यवहारिक समाधान तक का सफर तय किया। बिल्कुल। और इसका प्रभाव सिर्फ पान वाले के भुगतान तक सीमित नहीं है। ये वित्तीय समावेशन के बारे में है। वित्तीय समावेशन। हाँ, उन करोड़ों लोगों तक वित्तीय सेवाएं पहुंचाना जिनकी पारंपरिक बैंकों तक पहुंच नहीं है। ये उन प्रवासी श्रमिकों के बारे में है जो घर पैसे भेजते हैं। जहां पारंपरिक तरीकों से 5 से 10% तक का शुल्क लगता है, वहीं क्रिप्टो से ये 1% से भी कम में हो सकता है। ये लोगों को अपनी संपत्ति पर असली नियंत्रण देने के बारे में है। ये चर्चा एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न पर आकर खत्म होती है। स्रोत ये स्पष्ट करते हैं कि तकनीक और उसे अपनाने की सामाजिक इच्छा दोनों मौजूद है। तो असली सवाल ये नहीं है कि क्या ये तकनीक काम कर सकती है। असली सवाल ये है कि समाज इस तकनीक के विकेंद्रीकरण और सीमाहीन पहुंच के क्रांतिकारी फायदों को उपयोगकर्ता सुरक्षा और विनियमन की व्यवहारिक जरूरतों के साथ कैसे संतुलित करेगा। ये एक तकनीकी पहेली से ज्यादा एक सामाजिक चुनौती है और इसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।